रात की बारिश अजीब सी थी, जैसे आसमान किसी अनकहे डर की चेतावनी दे रहा हो। अनाया अपनी मां के कमरे के बाहर खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे और भीतर से लगातार उठती आवाजें उसका दिल और तेज धड़कने पर मजबूर कर रही थीं। सिर्फ यही एक रास्ता बचा है, डॉक्टर की ठंडी आवाज गूंजी। उसकी मां की सांस टूटी हुई थी। दवा, इलाज, ऑपरेशन, सब कुछ पैसों पर टिका था। ऐसे पैसे जो अनाया कभी जुटा नहीं सकती थी। दरवाजा खुला और डॉक्टर निकल गया। मां ने उसे धीमे से बुलाया, अनाया, बैठो। अनाया पास आई। मां की आंखों में डर नहीं था, पर एक क्रूर सच्चाई थी। बेटा, मुझे तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, पर तुम्हें वो करना होगा जो उसने कहा है। नहीं, अनाया चीख पड़ी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो आदमी, वो वो ही मेरे इलाज के पैसे देगा, मां ने कटे हुए स्वर में कहा। कुछ ही सेकंड में कमरे की हवा भारी हो गई। रुद्र मल्होत्रा, एक नाम जो शहर में खौफ की तरह फैलता था। उसकी पावर, उसका रुतबा, उसके काले फैसले सब किसी को भी चुप करा देते थे। रुद्र उससे क्यों शादी करना चाहता था, यह आज तक एक रहस्य था, पर वह चाहता था। और रुद्र जब कुछ चाहता था, उसे पाना उसकी आदत थी, किसी भी कीमत पर। उसी रात रुद्र के ऑफिस में कांच की दीवारों वाला विशाल कमरा, नियॉन लाइट्स और मेज पर रखी विस्की की बोतल, सब कुछ बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। रुद्र खिड़की के सामने खड़ा शहर को ऐसे देख रहा था जैसे वह शहर का मालिक हो। उसके मोबाइल में एक मैसेज आया, ओना सगलासना, रूसी भाषा। क्या उसने मना किया? रुद्र ने धीमी मुस्कान दी। नॉट येट, उसने जवाब भेजा। पर करेगी, उसे कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। रुद्र मल्होत्रा कभी लोगों से शादी नहीं करता था, वह डील्स करता था, और यह भी एक डील ही थी, एक कॉन्ट्रैक्ट। पर उसका असली कारण वह किसी को नहीं बताता था। अगली सुबह अनाया को रुद्र की कार लेने आई, काली, भारी, डरावनी। वह अस्पताल के बाहर खड़ी थी और अनाया का दिल जकड़ गया। ड्राइवर बोला, मैडम सर इंतजार कर रहे हैं, देर मत कीजिए। अनाया ने मां का माथा चूमा और भारी कदमों से कार में बैठ गई। कार में सफर बेहद सन्नाटा भरा था, जैसे हवा में भी डर जमा हो। कुछ देर बाद ड्राइवर बोला, सर ने कहा है कि आप सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में आएंगी, कोई सवाल नहीं। रुद्र का कॉन्फ्रेंस हॉल कमरा खाली था, सिवाय उसके। रुद्र मेज के पीछे बैठा था, हाथों में एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल, और उसकी आंखें, उन आंखों में कोई सॉफ्टनेस नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस एक कमांड, एक खतरनाक, ठंडी कमांड। बैठो मिस अनाया, उसने धीरे से कहा। अनाया कांपते हुए बैठ गई। रुद्र ने कॉन्ट्रैक्ट सामने रखा और पेन उसकी तरफ सरका दिया। ये शादी सिर्फ नाम भर की होगी, उसने बिना एक्सप्रेशन के कहा। तुम मेरे घर में रहोगी, लेकिन पत्नी जैसी जिंदगी नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में, मेरे लोगों के बारे में कुछ भी पूछने की इजाजत नहीं होगी। अनाया के गले में अटकन हुई। और अगर मैंने मना कर दिया? रुद्र ने हल्की सी मुस्कान दी, खतरे वाली। तुम मना नहीं कर सकती। उसने अपनी कुर्सी पीछे सरकाई और धीमे, बेहद सधे कदमों से उसके पास आया। तुम्हारी मां, मैं चाहता तो अभी किसी भी अस्पताल में प्राइवेट रूम में हो सकती थी, पर वो तुम्हारा फैसला था। रास्ता मैंने साफ कर दिया है, चलना तुम्हें है। अनाया के होंठ सूख गए। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आवाज कांप गई। रुद्र उसके बिल्कुल करीब झुक गया, इतना करीब कि उसके ठंडे सांस का एहसास गाल तक पहुंच गया। कंट्रोल, उसने फुसफुसाकर कहा। तुम पर नहीं, सिचुएशन पर। और तुम उन वजहों में से एक हो जिन्हें मैं अभी दुनिया को नहीं समझा सकता। अनाया को कुछ समझ नहीं आया, पर उसके टोन में एक ऐसा अंधेरा था जो उसे निगल सकता था। कॉन्ट्रैक्ट 3 महीनों का है, इसके बदले तुम्हारी मां के इलाज के सारे खर्च मैं उठाऊंगा, और 3 महीनों बाद तुम आजाद। उसकी आक्रामक सत्ता इतनी भारी थी कि अनाया बोल भी नहीं पा रही थी। साइन करो, उसने आदेश दिया। अनाया ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। हर शब्द उसे एक जेल की दीवार जैसा लग रहा था। भावनात्मक दूरी, व्यक्तिगत आजादी सीमित, उसका हर कदम मॉनिटर्ड, किसी को कुछ बताने की इजाजत नहीं। और सबसे डार्क लाइन, पत्नी के रूप में कोई अधिकार नहीं, पर पति के आदेश अनिवार्य होंगे। उसके पेट में एक ठंडी पीड़ा उठी। तुम्हें इससे क्या मिलेगा? उसने लगभग फुसफुसाकर पूछा। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा, सीधे, बिना झपकाए। वही जो मैं चाहता हूं, बस इतना।
पास में कोई इमोशन नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, बस कमांड। अनाया ने सोचा, क्या उसे यही करना होगा? क्या यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी? पर उसकी मां का चेहरा दिमाग में आया और उसकी आंखें भीग गईं। धीमे टूटे हुए हाथों से उसने पेन उठाया। रुद्र की निगाहें उस पर टिकी थीं, गहरी, ठंडी और अजीब तरह से संतुष्ट। अनाया ने साइन कर दिया। पेन रखते ही रुद्र ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया, उसे एक बार देखा और मुस्कान आई, खतरनाक, जैसे किसी शिकारी को अपना शिकार मिल गया हो। गुड, वह बोला, तैयार रहना, आज रात से तुम मेरी वाइफ हो। अनाया का दिल धक से रह गया। पर शादी? वह हकलाई। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में रीतियों की जरूरत नहीं होती, रुद्र ने कहा। तुम कानूनी तौर पर मेरी हो जाओगी, बस यही काफी एक है। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। अब घर जाओ, शाम 7 बजे मेरी कार तुम्हें लेने आएगी। और हाँ, अपना मोबाइल बंद रखना। अब तुम्हारी दुनिया सिर्फ मेरी टर्म्स पर चलेगी। अनाया कमरे से भागती हुई बाहर निकली, लेकिन बाहर की हवा भी उतनी ही घुटन भरी थी। आज उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी। आज उसकी जिंदगी रुद्र मल्होत्रा की गिरफ्त में शुरू हुई थी। और वह आदमी, वह उसे सिर्फ वाइफ नहीं बनाना चाहता था। उसके अंदर कुछ और भी था, कुछ अंधेरा, कुछ छिपा हुआ, कुछ ऐसा जिसे वह आने वाले दिनों में समझेगी। बहुत देर से प्रीशा ने हाँ तो कह दी थी, लेकिन जैसे ही आरव मल्होत्रा की काली सुनसान हवेली जैसे दिखने वाली लग्जरी मंशन के बड़े बड़े गेट खुले, उसे समझ आ गया कि उसने खुद को एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया है। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स की ठंडी नजरों ने ही उसका स्वागत किया। कहीं कोई मुस्कान नहीं, कहीं कोई वार्मथ नहीं, बस सन्नाटा और आरव की भारी ठंडी आवाज। फ्रॉम नाउ ऑन, एवरी स्टेप यू टेक इज अंडर माई परमिशन। यह सुनकर प्रिशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली नहीं, जेल थी वो जगह। अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यहां सब कुछ अजीब तरीके से परफेक्ट था। इतना परफेक्ट कि डर लगे। हॉल में काले और सिल्वर मार्बल, हर चीज अपनी जगह, दीवारें इतनी साफ कि जैसे कोई यहां रहता ही नहीं। और एक ठंडापन जो प्रीशा की रूह को छूकर निकल गया। वो सोच भी नहीं पाई कि इस घर में एक लड़की कैसे रह सकती है। आरव के अजीब रूल्स। पहले ही दिन आरव ने उसे अपने स्टडी रूम में बुलाकर एक और लिस्ट पकड़ा दी। रूल्स, ठंडे, कठोर और कंट्रोलिंग रूल्स। तुम मैंशन के बाहर बिना मेरी परमिशन नहीं जाओगी, किसी से बात नहीं करोगी, खासकर मीडिया से। माई नेम, माई रेपुटेशन, यू रिप्रेजेंट मी नाउ। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो अननेसेसरी क्वेश्चंस, एंड नेवर एवर एंटर माई प्राइवेट रूम। प्रीशा का गला सूख गया। लेकिन मैं, आरव ने उसकी बात काट दी। उसकी तीखी आंखें सीधे प्रीशा की आत्मा में घुसती गईं। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ मैरिज। रिमेंबर दैट प्रीशा। रात जिसने प्रीशा को झकझोर दिया। पहली रात प्रीशा अपने नए कमरे में अकेली बैठी थी। एक कमरा जो इतना बड़ा था कि वो खुद को उसमें एक छोटी खोई हुई चीज जैसा महसूस कर रही थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था और दीवारों में एक ठंडी गूंज जैसे कोई अनकही कहानी छुपी हो। वह रोते हुए अपने पिता की याद में टूट गई। ये सब उसने किसके लिए किया? अपने परिवार के लिए। लेकिन क्या कीमत बहुत बड़ी थी। आरव की पहली झलक, इंसान नहीं, एक रहस्य। रात के 2 बजे प्रीशा ने बाहर हॉलवे में कदमों की आवाजें सुनी। वो डर गई, धीरे से दरवाजा खोला और हॉलवे की ओर देखती है। आरव था, लेकिन वो वैसे नहीं था जैसा दिन में दिखता था। वो दीवार पर हाथ टिकाकर खड़ा था, सांस तेज थी, चेहरा गुस्से से नहीं, दर्द से भरा था। प्रीशा ने उसे पहली बार टूटते हुए देखा। कुछ सेकंड बाद आरव ने उसकी तरफ देखा। प्रीशा घबरा गई और वापस कमरे में दौड़ गई। लेकिन उसके कानों में उसकी धीमी टूटी हुई आवाज गूंज गई। Why do I feel this again? उसने पहली बार आरव मल्होत्रा को कमजोर देखा था और ये उससे भी ज्यादा डरावना था जितना उसका गुस्सा। अगली सुबह प्रीशा के लिए पहला झटका। ब्रेकफास्ट टेबल पर प्रीशा बैठी थी और उसके सामने एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर रखी थी, काले फ्रेम में। आरव आया, ठंडेपन के साथ बोला, दिस वॉज रिया। प्रीशा हैरान। आरव आगे बोला, द वुमन हु टॉट मी नेवर टू ट्रस्ट एनीवन। प्रीशा कुछ समझ पाती उससे पहले आरव ने फोटो उठा ली, टेबल पर रखी और कहा, डोंट फॉरगेट प्रीशा, you're here to fulfill a contract. You're not allowed to replace her, ever. प्रीशा ने तब पहली बार महसूस किया, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ एक डील नहीं थी,
ये आरव के अंदर मौजूद अंधेरे से लड़ाई थी, और वो अंधेरा बहुत गहरा था। आरव मल्होत्रा की हवेली में प्रिशा की दूसरी सुबह अजीब थी। दीवारों पर चुप्पी, हवा में बर्फीली ठंडक और दिल में एक अनजाना डर। लेकिन आज की सुबह में एक और चीज थी, आरव की निगाहें। कल रात हॉलवे में उसकी टूटी हुई, दर्द से भरी झलक देखने के बाद प्रिशा उसे भूल नहीं पा रही थी, और यही चीज आरव के भीतर कहीं छुभ रही थी। एक ब्रेकफास्ट टेबल, द साइलेंट वॉर। प्रिशा धीरे धीरे डाइनिंग हॉल में आई। आरव पहले से वहां बैठा था, नीटली ड्रेस्ड, कंप्लीटली कंट्रोल्ड, कोल्ड, अनरिडेबल। लेकिन जैसे ही प्रिशा की आंखें उसकी आंखों से मिली, दोनों एक पल के लिए रुक गए। आरव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे, ध्यान से, इतने गहराई से कि प्रिशा को लगा कहीं वो उसके अंदर तक पड़ न ले। उसने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, कल रात तुम हॉलवे में थी? प्रिशा चौंक गई। वो, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आरव ने चाय का कप नीचे रखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। अगली बार तुम मेरे पर्सनल फ्लोर्स पर नहीं आओगी। प्रिशा ने हल्के से सिर झुका लिया, पर आरव ने अचानक ठंडी आवाज में कहा, लुक एट मी। प्रिशा ने जैसे ही सिर उठाया, आरव ने धीमे से कहा, आई डोंट लाइक बीइंग वॉच्ड, इवन बाय यू। लेकिन उसके लहजे में कुछ था जो उसके शब्दों के उलट था। वो सच में नापसंद नहीं कर रहा था, वो डिस्टर्ब था, जैसे प्रिशा ने उसके अंदर की ऐसी जगह देख ली हो जिसे वो किसी को दिखाना ही नहीं चाहता। 2 महल में नियम बदलने लगे। दिन भर प्रिशा अपने कमरे में चुप बैठी रही, लेकिन आरव की अजीब बातों का असर जाता ही नहीं था। उसी शाम आरव ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक पल के लिए प्रिशा डर गई, वो कभी उसके कमरे में नहीं आया था। आरव ने कहा, गेट रेडी, वी आर लीविंग। कहाँ? मुझे तुम्हें दिखाना है। तुम्हारी जगह इस मैरिज में क्या है? उसका यह वाक्य प्रिशा के अंदर एक सिहरन छोड़ गया। 3 हिज वर्ल्ड वेयर पावर लिव्स आरव उसे अपनी लक्जरी ब्लैक कार में लेकर सिटी के एक प्राइवेट बिल्डिंग पर लाया। यह एक कॉर्पोरेट टावर था, मल्होत्रा एम्पायर का हेड ऑफिस, जिसे देखकर ही समझ आ रहा था कि आरव कितना बड़ा नाम था। अंदर सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि प्रिशा को लगा वो किसी सरकार की बिल्डिंग में आ गई है। आरव चलते हुए बोला, पीपल डोंट नीड टू नो व्हाट वी आर, दे नीड टू नो व्हाट आई टेल देम। प्रिशा उसके पीछे चल रही थी, आंखों में डर और क्यूरियोसिटी दोनों थे। लिफ्ट से निकलकर आरव उसे अपने प्राइवेट फ्लोर पर ले गया। यहां हर दीवार, हर कॉर्नर, हर शीशा आरव की पावर को रिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर उसने प्रिशा की तरफ मुड़कर कहा, फ्रॉम टुडे यू विल अटेंड इवेंट्स विथ मी। प्रिशा ने पूछा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था। आरव ने उसकी बात बीच में रोक दी। कॉन्ट्रैक्ट बदलता है जब मैं बदल दूं, अंडरस्टैंड? प्रिशा ने सिर हिला दिया। आरव धीरे से उसके करीब आया, इतना करीब कि प्रिशा की सांस अटक गई। उसने उसके गाल के पास हाथ लाया, लेकिन छुआ नहीं, बस हवर किया, इतना पास कि हीट महसूस हो, टच नहीं, और बोला, आई नीड यू टू प्ले द परफेक्ट वाइफ। 4 द फर्स्ट साइन ऑफ ऑब्सेशन। मीटिंग खत्म होने के बाद आरव अपने कैबिन में था। प्रिशा बाहर बैठी थी, नर्वस, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट। लेकिन आरव की आंखें लगातार उसके कैबिन के ग्लास से प्रिशा को देख रही थीं। जब भी कोई एम्प्लॉय उसके पास जाता, आरव की निगाहें बदल जाती, कुछ कठोर, कुछ तिक्त, जैसे कोई भी प्रिशा के करीब आना उसे पसंद नहीं आ रहा था। और यह बात प्रिशा ने नोटिस कर ली। 5 द लिफ्ट। टू क्लोज ऑफिस से वापस निकलते हुए दोनों लिफ्ट में अकेले थे। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई, आरव ने अचानक प्रिशा को दीवार से लगभग घेर लिया। उसका शरीर बस कुछ इंच की दूरी पर था। प्रिशा की सांसें रुक गईं। आरव ने उसके कान के पास झुककर कहा, यू लुक्ड नर्वस टुडे, आई डोंट लाइक दैट। प्रिशा ने बहादुरी से कहा, आपने मुझे बताया ही नहीं कि मुझे क्या करना है। आरव ने धीमे, खतरनाक लहजे में कहा, आई डोंट नीड टू टेल, यू जस्ट नीड टू फॉलो। प्रिशा ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। आप किसी को भी इतनी कंट्रोल क्यों करते हैं? आरव मुस्कुराया, एक खतरनाक, टूटी हुई, गहरी मुस्कान। बिकॉज वेन आई डोंट कंट्रोल थिंग्स, दे लीव मी। प्रिशा को लगा जैसे उसकी नींव हिल गई। लिफ्ट का फ्लोर बेल बजा और आरव पीछे हट गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन प्रिशा अब समझ चुकी थी, आरव मल्होत्रा सिर्फ कोल्ड नहीं था, वो डेंजरस था। और सबसे खतरनाक बात, वो उसे कंट्रोल नहीं करना चाहता था, वो उसे खोना नहीं चाहता था। आरव मल्होत्रा की हवेली में
आज की रात कुछ अलग थी। नहीं, खतरनाक थी। हर कोना शांत था, हर दीवार सर्द, लेकिन हवा में एक ऐसी बेचैनी थी जो प्रिशा ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आरव अपने स्टडी रूम में था, एकदम चुप, लेकिन उसके अंदर का तूफान बाहर आने ही वाला था। 1. द ट्रिगर व्हेन कंट्रोल ब्रेक्स। शाम के इवेंट में एक छोटा सा पल था जहां एक बिजनेसमैन प्रिशा से कैजुअल बात कर रहा था। बस इतनी सी बात, लेकिन आरफ ने उस आदमी को ऐसे देखा जैसे अभी वहीं खत्म कर देगा। प्रिशा को लगा शायद आरव इरिटेट है, पर आरव में इरिटेशन नहीं, आग थी। वो आग जिसकी वजह प्रिशा समझ ही नहीं पा रही थी। इवेंट से लौटकर वो एक शब्द भी नहीं बोला। पूरे रास्ते बस स्टीयरिंग कस कर पकड़े रहा, मानो गुस्सा उसके हाथों से फटकर निकलता जा रहा हो। 2. स्टडी रूम, द स्टॉर्म। रात करीब 1 बजे प्रिशा को नीचे स्टडी रूम से शोर आया। कांच टूटने का, कुर्सी गिरने का, टकराहट का। वो डरते डरते नीचे आई। अरव जमीन पर बैठा था, कांच बिखरा हुआ, शेल्फ गिरा हुआ, सांसें भारी, आंखें लाल। वो टूट चुका था। खुद से लड़ते लड़ते प्रिशा ने डरते हुए कहा, आराव, क्या हुआ? आराव ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उसकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन वो डरावना नहीं लग रहा था, टूटा हुआ लग रहा था। वो फुसफुसाया, Why were you smiling at him? प्रिशा चौंक गई। कौन? वो बिजनेसमैन? मैं बस। आरव अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज भारी थी, डेंजरस थी। बस क्या? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? प्रिशा के दिल की धड़कन रुक सी गई। आरव उसके बेहद करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी गर्म सांस प्रिशा के चेहरे से टकराने लगी। उसने दीवार पर हाथ रखा, प्रिशा को कैद करते हुए। तुम मेरी वाइफ हो, भले कॉन्ट्रैक्ट में हो, पर हो मेरी, प्रिशा ने हिम्मत करके कहा। लेकिन आपने ही कहा था कि यह सिर्फ दिखावे के लिए। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, कसकर। मेरे लिए कुछ भी सिर्फ नहीं होता प्रिशा। उसकी पकड़ दर्द दे रही थी, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसकी आवाज दे रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। 3. द फर्स्ट क्रैक इन आरव। अचानक आरव ने पकड़ छोड़ दी, जमीन पर गिरा ग्लास उठाया और उसे हाथ में कुचल दिया। खून बहने लगा। प्रिशा डर गई। आरव, स्टॉप! आरव ने उसकी तरफ देखा। आंखों में खून की तरह लाल गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ और था। खालीपन। एक ऐसा खालीपन जिसने उसे अंदर से खोखला किया था। वो धीरे से बोला, आई एम नॉट मेड फॉर नॉर्मल रिलेशनशिप्स प्रिशा। प्रिशा ने कांपते हुए कहा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों की? आरव की आंखें बर्फ बन गईं। उसकी आवाज धीमी पर खतरनाक, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें चॉइस दी तो तुम भी चली जाओगी। प्रिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव ने फुसफुसाकर कहा, एंड आई डोंट लूज थिंग्स दैट आर माइन। 4. ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन हार्ट। प्रिशा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, जो खून से भरा था। आरव, प्लीज, ये चोट। आरव ने पहली बार उसे झटका नहीं, बल्कि बस देखा, गहराई से, ऐसे जैसे वो पहली बार उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, यू शुडंट केयर अबाउट मी। प्रिशा ने कुछ कहने की कोशिश की, पर आरव अचानक पीछे हट गया। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, गो टू योर रूम नाउ। प्रिशा वहीं खड़ी रह गई, डरी हुई, कंफ्यूज्ड, आंखों में आंसू। आरव ने आवाज ऊंची की, गेट आउट। प्रिशा दौड़कर ऊपर चली गई। दरवाजा बंद होते ही वो रो पड़ी, लेकिन नीचे स्टडी रूम में आरव टूटा पड़ा था। हाथों में खून, आंखों में आंसू और दिल में एक ऐसा डर जिसका नाम था प्रिशा को खो देने का डर। उसका हक, उसकी हदें। रात बीत गई, लेकिन हवेली का माहौल नहीं बदला। नीचे आरव की स्टडी में टूटा कांच, खून के निशान और बिखरा हुआ सामान, सब उसी तूफान की गवाही दे रहे थे जो रात आरव के अंदर उठा था। प्रिशा सुबह जल्दी उठी। नींद तो वैसे भी नहीं आई थी, आंखें सूजी हुई थीं, दिमाग डर से भरा हुआ। पर फिर भी वो नीचे गई यह देखने कि आरव ठीक है या नहीं। एक मौन जो डराता है। स्टडी रूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर आरव बैठा था, शांत, बहुत शांत। उसने काले कपड़े पहन रखे थे, बाल वेट थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं। लेकिन सबसे डराने वाली बात, उसकी कलाई पर बंधा साफ सुथरा बैंडेज। प्रिशा को देखते ही उसने कहा, अंदर आओ। आवाज बिल्कुल सपाट थी, जैसे रात वाला आरव कोई और था और आज सुबह वाला आरव कोई और। प्रिशा अंदर आई, धीरे से बोली, हाथ कैसा है?
आरव ने उसे देखा, लंबे समय तक, इतना कि प्रिशा की सांसें अटक गईं। फिर वो बोला, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है? प्रिशा चुप, उसकी आंखें झुक गईं। आराब ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़ा हो गया। वो उसके बेहद करीब आया, इतना कि प्रीशा पीछे हटकर टेबल से लग गई। वो फुसफुसाया, क्यों चिंता की मेरे हाथ की? प्रीशा ने कांपते हुए कहा, कोई भी इंसान चोट पर ध्यान देगा, बस इसीलिए। आरव हल्का मुस्कुराया। वो मुस्कान डर और ख्वाहिश दोनों लेकर आई। तुम कोई भी इंसान नहीं हो प्रीशा। दो, पहला कदम, पॉजिटिवनेस। आरव ने उसके गाल पर उंगली रखी, धीरे से, पर उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे वो प्रीशा के डर को पढ़ सकता हो। उसने धीरे से कहा, कल रात जो हुआ वो तुम्हारी वजह से नहीं था। प्रीशा ने एक पल के लिए राहत की सांस ली कि शायद आरव माफी मांगने वाला है, पर आरव ने आगे कहा, लेकिन कल रात मैं सबसे ज्यादा डरा किससे था, जानते हो? प्रीशा ने सिर हिलाया। आरव ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें खोने से। प्रीशा का दिल धक धक करने लगा। आरव बोला, तुम किसी और से बात कर सकती हो, ये ख्याल भी मुझे बर्दाश्त नहीं। प्रीशा ने धीमी आवाज में कहा, यह सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। आरव ने उसकी ठोड़ी पकड़ ली। मेरी दुनिया में कुछ चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। तीन, पहली सीमा जो आरव ने तय की। आरव अचानक उसकी ओर झुका और प्रीशा का मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। प्रीशा चौंकी। ये क्या? आरव ने बिना उसकी आंखों में देखे कहा, तुम्हारे फोन में जो भी मेल कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे दूरी रखो। प्रीशा का चेहरा सफेद पड़ गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं किसी की भी दोस्त हो सकती हूं। आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरे रहते नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसके शब्द हुक्म थे। प्रीशा ने गुस्से और डर के बीच कहा, मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूं। आरव एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर आगे बढ़ा, इतना करीब कि प्रीशा पीछे नहीं जा सकी। उसने उसकी गर्दन के पास हाथ रखकर कहा, शायद नहीं, पर महसूस वैसा ही करती हो। चार, आरव का पहला कन्फेशन, भयानक, अजीब, खतरनाक। आरव ने प्रीशा की आंखों में गहराई से देखा। प्रीशा, मैं तुमसे दूर रह नहीं पाता। प्रीशा की सांस रुक गई। आरव ने आगे कहा, और मैं ये बात मान भी नहीं पाता कि तुम बस कॉन्ट्रैक्ट वाली पत्नी हो। प्रीशा ने धीरे से पूछा, तो फिर मैं क्या हूं? आरव ने फुसफुसाकर कहा, वो जिसे खोने से मैं पागल हो जाऊंगा। पांच, द इंसिडेंट। पहली बार आरव ने पास्ता पकाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आरव मल्होत्रा कभी किचन में नहीं आता, लेकिन आज प्रीशा के लिए आया। नीचे स्टाफ शॉक्ड था। आरव खुद खाना बना रहा था, वो भी किसी के लिए। आरव का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, पर आज उसकी पॉजेसिवनेस किसी और रूप में बदल रही थी। वो बिना कुछ कहे प्रीशा को डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। प्रीशा ने चौंक कर पूछा, ये किस लिए? आरव ने प्लेट रखते हुए कहा, तुम मेरी चिंता कर सकती हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। प्रीशा के हाथ कांप गए। आरव ने धीरे से उसके पास आकर कहा, हम कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते, लेकिन मैं रखूंगा। प्रीशा ने धीरे से पूछा, क्यों? आरव ने बिना झपके उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम पर मेरा हक है, जो तुम्हें पसंद नहीं पर मुझे मंजूर है। प्रीशा का दिल जोर से धड़का, डर से या किसी और अजीब सी भावना से, वो खुद नहीं समझ पाई। रात की खामोशी कुछ ज्यादा भारी थी, जैसे दीवारें भी सांस रोककर सुन रही हों। अवनी अपने कमरे में देर तक जागती रही। बाहर हवा में एक अजीब सी नमी थी और भीतर उसके दिल में डर का एक अनकहा धुआं। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि आदिराज की नजर सिर्फ उस पर थी और कुछ नहीं। उसकी आंखों की गहराई में कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे समझने की हिम्मत अभी अवनी में नहीं थी। लेकिन उस रात हिम्मत उसके दरवाजे पर खुद चलकर आई। दरवाजा धीरे से चर्र चर्र हुआ। अवनी उठ बैठी। दिल में धड़कनें टूटते कांच जैसी चुभ रही थीं। कमरे के अंधेरे में आदिराज की परछाई दिखाई दी। डर क्यों रही हो? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन किसी आदेश की तरह भारी। अवनी ने जवाब नहीं दिया। उत्तर उसके गले में अटक गया। आदिराज अंदर आया, पर रोशनी नहीं जलाई। अंधेरा, चुप्पी और दो दिलों की तेज धड़कनें। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उसके शब्द हवा को काटते हुए निकले। अवनी ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं कुछ नहीं। झूठ। उसने बीच में ही रोक दिया। तुम्हारी आंखें सच बता देती हैं। अवनी का दिल सिहर गया।
उसे लगा जैसे वह उसके भीतर तक झांक सकता है। आदिराज ने आगे कहा, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में सिर्फ एक चीज पर सहमति थी, तुम मेरे नाम से जुड़ोगी, बाकी सब मैं तय करूंगा। उसके चेहरे पर वो पुरानी ठंडी क्रूरता लौट आई थी। अवनी ने धीरे से कहा, लेकिन आपके फैसलों से किसी को चोट पहुंच सकती है। आदिराज हंस पड़ा, धीमा, खतरनाक और अनजाना। चोट? वह करीब आया। असल में चोट क्या होती है ये तुम्हें अभी पता नहीं है अवनी। उसके शब्दों में अजीब सा सच छिपा था। अवनी को लगा जैसे वह उसका अतीत छू आया हो, लेकिन उसी पल आदिराज की आवाज बदली, थोड़ी नरमी या शायद दर्द। अवनी समझ नहीं पाई। तुम डर क्यों जाती हो? उसने पूछा। अवनी ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। क्योंकि आप अपने आप को कभी खुलकर बताते ही नहीं। लगता है जैसे आप कई चेहरे पहनकर चलते हैं। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। आदिराज के चेहरे पर कुछ पल के लिए तनाव उभर आया। एक पल के लिए अवनी को लगा वह शायद कुछ कहने वाला है, कुछ ऐसा जो उसने कभी किसी को नहीं बताया होगा। लेकिन तभी बाहर से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने खिड़की पर हाथ मारा हो। अवनी चौंक गई। आधिराज तुरंत मुड़ा और खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा और अंधेरा। लेकिन उसकी आंखों में चिंता की हल्की रेखा जरूर थी, जिसे वह आमतौर पर छुपा लेता था। वह कुछ देर बाहर देखता रहा, फिर कहा, जो भी है मैं संभाल लूंगा। अवनी को लगा वह ये बात खुद से कह रहा है, उससे नहीं। आदिराज मुड़कर बोला, कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें कहीं ले जाने वाला हूं। कहां? अवनी ने पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा, सच दिखाने। कमरा फिर से उसकी खुशबू और रहस्यमय खामोशी से भर गया। अवनी उसके जाते हुए कदमों की आवाज सुनती रही और उसके मन में बार बार वही बात घूमती रही। आदिराज डरता किससे है और वह कौन सा सच है जिसे वह छुपाए हुए है? सुबह की रोशनी घर में फैली थी, लेकिन माहौल में एक अजीब भारीपन था। अवनी जल्दी तैयार हो गई, पर मन में बेचैनी का तूफान चल रहा था। आदिराज जिस सच की बात कर रहा था, कहीं वो उसके रिश्ते का सच तो नहीं? कहीं ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक तो नहीं? आदिराज बिना कुछ बोले बाहर कार के पास खड़ा था, चेहरे पर वही ठंडा सन्नाटा। चलो, उसने सिर्फ एक शब्द कहा। रास्ता लंबा था, दोनों खामोश थे। कार के शीशे के बाहर शहर तेजी से पीछे छूट रहा था और अवनी को लग रहा था कि वो किसी अज्ञात अंधेरे की ओर बढ़ रही है। कुछ देर बाद कार रुक गई। एक पुरानी सुनसान कोठी, टूटी खिड़कियां, धूल भरी सीढ़ियां और एक डरावनी चुप्पी। अवनी के पैरों में सिहरन दौड़ गई। ये जगह? उसने धीरे से पूछा। आदिराज ने कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं खत्म होगा। उसकी आवाज में एक गहरी थकान थी, जैसे सदियों का बोझ ढो रहा हो। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। कोठी के भीतर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। अवनी ने एक तस्वीर पर नजर डाली। एक छोटा बच्चा, आंखों में डर, और पीछे खड़ा एक आदमी जो बहुत क्रूर दिख रहा था। अवनी ने तस्वीर धीरे से छुई। ये तुम हो? उसके मुंह से अचानक निकल गया। आदिराज रुक गया, कंधे कठोर हो गए। कुछ सेकंड, लंबी चुप्पी। फिर उसने कहा, हाँ, और वही आदमी मेरे पिता थे। अवनी के दिल में अचानक एक झटका लगा। उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? उसने धीमी आवाज में पूछा। आदिराज ने गहरी सांस ली, जैसे हर शब्द उसके अंदर का जहर खींच रहा हो। उन्होंने सिर्फ चोट नहीं पहुंचाई, तोड़ दिया था मुझे, हर दिन, हर पल। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन उसमें एक गहरी, जली हुई राख थी। तुम सोचती हो मैं ठंडा हूं, निष्ठुर हूं? मैं ऐसा बना नहीं, बनाया गया हूं। अवनी ने पहली बार देखा इस आदमी के अंदर कितना अंधेरा कैद था, लेकिन उससे भी गहरा दर्द। वो धीरे से बोली, तो ये कोठी तुम्हारी यादों की जगह है? आदिराज ने सिर झुका दिया। और मेरे सबसे बड़े डर की भी। अचानक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने ऊपर से चीज गिराई हो। अवनी भय से पीछे हट गई। कोई है ऊपर? उसने चिंतित होकर पूछा। आदिराज की आंखें पल भर में बदल गईं, ठंडी, सतर्क और खतरनाक। हां, उसने धीरे से कहा, और इसी के लिए तुम्हें यहां लाया हूं। अवनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? आदिराज की आवाज धीमी
भारी, लगभग फुसफुसाहट बनकर निकली। वही इंसान जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब तुम्हारी जिंदगी में कदम रख रहा है। अवनी ने डरते हुए पूछा। मतलब? आदिराज ने ऊपर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की और कहा, मेरे पिता वापस आ गए हैं। अवनी के पैरों से जमीन खिसक गई। कहानी अब सचमुच अंधेरी होने वाली थी, बहुत अंधेरी। सीढ़ियों पर जैसे जैसे कदम पड़ रहे थे, हर लकड़ी की चरमराहट अवनी के दिल पर वार कर रही थी। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे इस कोठी की दीवारें भी किसी अनचाहे रहस्य से कांप रही हों। अवनी ने धीरे से कहा, आदिराज, क्या हमें सच में ऊपर जाना चाहिए? आदिराज रुका, मुड़ा, और उसकी आंखों में ऐसी गंभीरता थी कि अवनी की सांस अटक गई। हाँ, क्योंकि अगर हम नहीं गए तो वो खुद नीचे आ जाएगा, और तब तुम उसके सामने बिना मेरे खड़े नहीं रह सकोगी। उसके शब्दों में एक डरावनी सुरक्षा थी, जैसे वो अपनी ही परछाइयों से अवनी को बचा रहा हो। दोनों ऊपर पहुंचे। ऊपर का रास्ता धूल, जाले और पुरानी यादों की बदबू से भरा था। एक पुराना कमरा, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अंदर है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। आदिराज ने सिर्फ सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। कमरा एकदम अंधेरा था। सिर्फ एक खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, और रोशनी में एक परछाई कुर्सी पर बैठी हुई, झुकी हुई, जैसे इंतजार कर रही हो। अवनी डर के मारे आदिराज के और करीब आ गई। आदिराज, ये कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। आदिराज आगे बढ़ा और उस परछाई के सामने खड़ा हो गया। उठो, उसने सख्त आवाज में कहा। परछाई हिली नहीं, कमरा और सन्नाटा। उठो! इस बार आदिराज की आवाज में गुस्सा, डर और घृणा तीनों थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो परछाई धीरे धीरे सीधी हुई। अवनी की सांसें रुक गईं। एक बूढ़ा आदमी, पर उसकी आंखें खाली, सूनी और बिल्कुल जानवर जैसी थीं। उसके चेहरे पर पुराने घाव, बाल बिखरे हुए, और होठों पर एक भयावना तिरछा सा मुस्कान। आ गया तू? उसकी आवाज पत्थर जैसी कड़वी थी। मेरे खिलाफ गवाही देने के बाद भी मौका मिलते ही लौट आया। अवनी को लगा वो वहीं गिर जाएगी। ये आदमी कोई आम व्यक्ति नहीं था, उसकी मौजूदगी ही जहरीली थी। आदिराज बोला, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बनी, अब वही नर्क मैं खत्म करने आया हूं। बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, खत्म? तू तू वही बच्चा है जिसे मैं 2 मिनट में रुला देता था? अवनी ने पहली बार देखा, आदिराज के अंदर का खतरा इस आदमी के सामने भी कांप नहीं रहा था, बल्कि और ठंडा हो रहा था। आदिराज ने धीरे से कहा, उस वक्त मैं बच्चा था, आज नहीं हूं। अचानक वह आदमी अवनी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में भूख की तरह कुछ चमका। और ये कौन है? नई शिकार? उसने गंदी हंसी हंसी। अवनी खुद को आदिराज के पीछे छुपा लेती है। उस आदमी ने कहा, तू हमेशा से कमजोर रहा है, इसलिए औरतों का इस्तेमाल ढाल की तरह करता है। अवनी ने महसूस किया, आदिराज की मुट्ठियां कस गईं। उसका गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह टूट नहीं रहा था। वह बोला, उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखना, तो मैं तुझे उसी अंधेरे में दफना दूंगा जिसमें तूने मुझे बचपन भर फंसाकर रखा था। कमरे में तनाव इतना गाढ़ा हो चुका था कि हवा भी भारी लग रही थी। वो आदमी खड़ा हुआ, कुर्सी खिसकी और आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। तो आज लड़ने आया है? वह बोला। ठीक है, तू मेरे खून का है, तेरा खून मुझे चाहिए ही था। अवनी का दिल डर से सिकुड़ गया। आदिराज, चलें यहां से, उसने धीरे से कहा। लेकिन आदिराज ने सिर हिलाया। नहीं, भागने का दौर अब खत्म। और तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक तेजी से आगे बढ़ा, सीधे अवनी की तरफ। नहीं! आदिराज ने जोर से चिल्लाया और उसे बीच में रोक लिया। कमरा एकदम हंगामे में बदल गया। दोनों के बीच खींचातानी, टक्कर, चीखें। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक चीज साफ थी, ये सिर्फ पिता पुत्र का झगड़ा नहीं था, ये दो अंधेरों की लड़ाई थी। एक पैदा किया हुआ,
और एक जिससे बचने के लिए पूरी जिंदगी लगी। कुछ सेकंड बाद ही वो बूढ़ा आदमी पीछे दीवार से टकराया और कराहता हुआ जमीन पर गिर गया। आदिराज हाँफ रहा था, गुस्से में, दर्द में और टूटा हुआ। अवनी उसकी तरफ दौड़ी। तुम ठीक हो? उसकी आंखों में पहली बार डर था, आदिराज के लिए। उसने अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, यह खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। और नीचे फर्श पर पड़े वो आदमी धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, शुरू अब हुआ है। अवनी कांप गई। अब कहानी और गहरी और अंधेरी होने वाली थी। नीचे पड़े उस आदमी की धीमी, खुरदुरी हंसी अभी भी कमरे में गूंज रही थी। अवनी को ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसी कमरे की दीवारों में चिपक कर बार बार लौट रही हो। आदिराज उसकी बांह पकड़कर बाहर ले आया। उसकी पकड़ सख्त थी, डर से भरी, लेकिन अवनी को बचाने वाली। सीढ़ियों से उतरते हुए अवनी ने धीमी आवाज में पूछा, आदिराज, वो आदमी तुम्हारा पिता है? आदिराज के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने बिना पीछे देखे कहा, नहीं, वो सिर्फ एक राक्षस है जिसने मुझे दुनिया में लाकर अपनी दानवगिरी को जिंदा रखा। अवनी ने पहली बार महसूस किया, आदिराज की सांसें कांप रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडा सा गुस्सा जिसे वो बरसों से दबा रहा था। नीचे हॉल में पहुंचकर अवनी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, अगर वो फिर। आदिराज ने उसका वाक्य पूरा होने नहीं दिया। वो मेरे पीछे आएगा। कहां जाओगी? कहां छुपोगी? मैं भी बरसों छुपता रहा हूं, कभी फायदा हुआ? अवनी चुप हो गई। जवाब नहीं था। सच यही था, ये आदमी उनकी शांति को खत्म कर चुका था। कुछ देर बाद आदिराज ने धीमे, टूटे हुए स्वर में कहा, तुम जानना चाहती हो कि मैं इतना अंधेरा क्यों हूं? क्यों मुझे गुस्सा, हिंसा और कंट्रोल की जरूरत महसूस होती है? अवनी चुपचाप उसकी ओर देखती रही। आदिराज बोला, क्योंकि मैंने बचपन डर में नहीं बिताया, मैंने बचपन उसके हाथों बिताया। अवनी का दिल धक्क से रह गया। आदिराज का अतीत पहली बार उजागर। उसने कहा, मैं 6 साल का था जब उसने पहली बार मुझे बंद कमरे में फेंका, बिना रोशनी के, घंटों, कभी कभी पूरी रात। कहता था, डर को मारना है तो डर में जीना सीख। मैं डर में जीता रहा और धीरे धीरे डर ही मर गया। अवनी का गला सूख गया। वो मुझे खाना न देकर, पानी न देकर घंटों खड़ा रखकर सजा देता था, कभी कभी बेल्ट से, कभी किसी और चीज से। उसकी आवाज टूटने लगी, पर आंसू नहीं थे। उन आंसुओं को शायद जन्म लेने की इजाजत ही नहीं मिली थी। जब मैं 14 का हुआ, उसने कहा, अब डर काफी हुआ, अब दानव बन। अवनी का पूरा शरीर सिहर उठा। उसका उद्देश्य क्या था? उसने धीमी आवाज में पूछा। आदिराज ने कहा, वो मुझे अपनी तरह बनाना चाहता था, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को तोड़ने में खुशी महसूस करे, जिसके अंदर रोशनी की एक भी किरण न हो। अवनी ने कांपते हुए पूछा, तुम उसके जैसे नहीं हो आदिराज? उसने पहली बार उसे सीधे देखा। क्या तुम पक्के से कह सकती हो? उसकी आवाज धीमी, गहरी और डरावनी थी। अवनी की सांस अटक गई। उसने कहना तो चाहा, पर शब्द निकल ही नहीं पाए। अवनी की तरफ झुकते हुए आदिराज बोला, मेरे अंदर का अंधेरा कभी कभी मुझे खुद भी डराता है। अवनी ने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ छुआ। लेकिन तुम्हारी यही बात तुम्हें इंसान भी बनाती है। आदिराज ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, जैसे वो उससे नहीं, अपने अतीत से बच रहा हो। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई। अवनी का दिल सीने में उछल गया। वो नीचे आ रहा है। आदिराज खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक लौट आई। वो अभी नहीं रुकने वाला। वो जानता है मैं उससे भागना नहीं चाहता। अवनी ने कांपते हुए कहा, तो तुम क्या करोगे? आदिराज की आवाज में अब कोई भावना नहीं थी। इसके अंत का समय आ गया है, लेकिन अंत सिर्फ उसके साथ नहीं, मेरे साथ भी होगा। अवनी ने घबराकर कहा, क्या मतलब? आदिराज मुड़ा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी शांति थी। जिस दिन मैं उसे खत्म करूंगा, उस दिन मेरे भीतर का डर, दर्द, मासूमियत सब खत्म हो जाएगा। और फिर बस एक चीज बचेगी,
वही अंधेरा जिसे उसने पैदा किया था। अवनी का दिल टूट गया। तो तुम उसे मारने जा रहे हो और खुद को भी? आदिराज धीरे से मुस्कुराया, एक दुख भरी कटु मुस्कान। मेरे जैसे लोगों का अंत किसी रोशनी से नहीं होता अवनी। हम अंधेरे से पैदा होते हैं और अंधेरे में ही खत्म होते हैं। ऊपर की सीढ़ियों पर वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, आंखें लाल। आदिराज और उसका पिता आमने सामने थे। दो पीढ़ियां, एक जिसने अंधेरा पैदा किया और एक जिसने उस अंधेरे से लड़ते लड़ते खुद को खो दिया। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, इतने साल भागने के बाद आखिर वापस आ ही गया। आदिराज की आवाज ठंडी थी। भागकर नहीं आया, खत्म करने आया हूं। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में पागलपन और क्रूरता साफ दिखती थी। तुझे खत्म करने की हिम्मत अभी भी नहीं है बेटे, क्योंकि तू जानता है तेरा खून मेरा है। आदिराज ने पहली बार अत्यंत शांत स्वर में कहा, यही तो गलती थी तुम्हारी। तुमने सोचा कि खून से इंसान बनता है। नहीं, इंसान अपने चुनावों से बनता है। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। इसीलिए तो तू हमेशा कमजोर रहा। आदिराज के भीतर कुछ टूट गया, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं, बहुत शांत। इतनी शांत कि डर लगने लगा। नीचे अवनी उसे पता था, अगर वह इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करेगी तो या तो डर जीतेगा या अंधेरा, लेकिन लड़ाई रुकनी ही चाहिए थी। अवनी ने अचानक पर्स से मोबाइल निकाला और किसी को फोन किया। कृपया जल्दी आइए, वो दोनों एक दूसरे को मार देंगे। ऊपर का मंजर कमरे में एक भारी सी खामोशी थी। फिर वह बूढ़ा आदमी अचानक झपटा, बेल्ट कसकर हाथ में लपेटी हुई। पर इस बार आदिराज 6 साल का बच्चा नहीं था। उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली, इतनी ताकत से कि हड्डियां चरमराने लगी। बूढ़ा आदमी गुर्राया, यही सिखाया था तुझे, लड़ना। आदिराज ने बहुत धीमी आवाज में कहा, नहीं, ये तुमने नहीं सिखाया, ये मैंने खुद सीखा है, तुमसे बचने के लिए। उसने बेल्ट उसके हाथ से खींच ली और कमरे के कोने में फेंक दी। बूढ़ा आदमी पीछे हटते हुए बड़बड़ाया, डर, डर अभी भी तेरी आंखों में है। आदिराज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डर नहीं, नफरत है। एक झटके में उसने उस आदमी को दीवार से पटका। वह आदमी कराहते हुए जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पागलपन था। मार दे मुझे, वह चिल्लाया। अगर तुझमें हिम्मत है तो मार दे। कमरा एक पल के लिए ठहर गया। आदिराज की सांसें भारी थीं। आंखों में बचपन की सैकड़ों यादें कौंध गईं। अंधेरा कमरा, ठंडा फर्श, भूख, बेल्ट के निशान, चीखें। उसने उस बूढ़े आदमी की गर्दन पकड़ी और कुछ सेकंड तक उसे वैसे ही पकड़े रहा। उस बूढ़े आदमी की सांसें तेज हो गईं। उसने संघर्ष किया, पर आदिराज की पकड़ पत्थर जैसी थी। नीचे से अवनी की आवाज आई, आदिराज, रुको। कमरे में खामोशी छा गई। अवनी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। डर नहीं, दर्द। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और आदिराज के हाथ पर अपना हाथ रखा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उसके जैसे बन जाओगे। आदिराज की सांस अटक गई। उसका हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ा। वह पीछे हट गया, जैसे अचानक अपनी ही परछाई से डर गया हो। बूढ़ा आदमी हांफता हुआ जमीन पर गिरा रहा और आदिराज दीवार से टिककर बैठ गया। उसकी आंखें लाल थीं, गुस्से से नहीं, टूट जाने से। अवनी उसके सामने बैठी और बोली, तुम उससे लड़ रहे थे, लेकिन अगर तुम उसे मार देते तो तुम अपने अंदर की आखिरी रोशनी भी मार देते। आदिराज फुसफुसाया, तो मैं क्या करूं? भागता रहूं, छुपता रहूं, डरता रहूं? अवनी ने उसका चेहरा पकड़ लिया। नहीं, तुम अब डर कर नहीं जियोगे। तुम अब किसी के अतीत के कैदी नहीं रहोगे। तुम अब आज से अपने लिए जियोगे, हमारे लिए। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। तभी दरवाजे पर आवाज हुई, पुलिस। अवनी ने उन्हें बुलाया था। पुलिस अंदर आई, उस बूढ़े आदमी को हवालात में ले गई। वह अब भी चिल्ला रहा था, तू मेरी औलाद नहीं है, तू कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आदिराज शांत खड़ा रहा, चेहरा ठंडा, लेकिन भीतर कोई भारी बोझ उतर चुका था। जब दरवाजा बंद हुआ तो कुछ खत्म हुआ, लेकिन कुछ शुरू भी हुआ। रात को अवनी ने धीरे से पूछा, अब कैसा लग रहा है? आदिराज बिस्तर के किनारे बैठा बोला, हल्का, लेकिन खाली। अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। खाली जगहें अच्छी होती हैं, वहां हम नई चीजें भर सकते हैं, नई यादें, नया सफर, नई जिंदगी। आदिराज उसे देखता रहा। पहली बार
उसकी आंखों में एक नरमी आई, एक ऐसी जो सिर्फ अवनी के लिए थी। उसने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम ये खालीपन भरोगी अवनी? अवनी मुस्कुराई, हम दोनों भरेंगे, साथ में। कमरे में कहीं दूर अंधेरा अब भी था, लेकिन पहली बार उस अंधेरे में एक बहुत छोटी सी लेकिन साफ चमकती रोशनी जल उठी थी, और वह रोशनी अवनी थी।